कल पूरा दिन आपने देखा होगा कि एक्स के ऊपर एक चीज़ ट्रेंडिंग हो रही थी AWS मास आउटेज के बारे में। बहुत सारे पोस्ट आपको दिख रही थी कि AWS डाउन है, क्रैश हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, डेटाबेस क्रैश हो गया। और इसको बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने भी प्रॉपर तरीके से कवर किया था। और जो कंपनीज अफेक्ट हुई थी उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जैसे कि ये एक फोर्टनाइट है, स्नैपचैट है, अलेक्सा है। इस टाइप की कंपनीज जो है वो अफेक्ट हुई थी इसके अंदर। एंड इसी के साथ में Amazon.com जो है ये भी अफेक्ट हुआ था, और जो Amazon की जो इंटरनल सब सिस्टम्स है वो भी अफेक्ट हुए थे, इनके सर्वर्स अफेक्ट हुए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली हुआ था और कब सारी चीज़ें हुई थी। इसका एक तरह से हम एक डीप डाइव करेंगे, जो भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था। ये देखिए, ये यूएस के अंदर एक रीजन है, डेटा सेंटर है बेसिकली, जो कि है नॉर्दर्न वर्जीनिया। इस जगह पर आपने कभी अगर AWS सर्विस अगर क्रिएट की तो आपने US ईस्ट 1 इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो, या फिर AP साउथ 1 इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो आपका रीजन। तो ये हुआ था एक्चुअली इस रीजन के अंदर, नॉर्दर्न वर्जीनिया। और ये जो रीजन है ये एक्चुअली AWS का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रीजन है, और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो ग्लोबली सिर्फ इसी रीजन के अंदर, AWS के इसी रीजन के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे ये एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था। अभी समझते हैं कि क्या एक्चुअली टाइमलाइन थी, क्या कब चीज़ें ये सारी हुई थी। तो ये टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखती थी। इसके अंदर अमेज़न टीम को 12/19 को, अब ये जो टाइमिंग है इसको मैंने IST के अंदर कन्वर्ट किया है। इनके अपडेट्स के अंदर ऑफिशियल जो अपडेट था उसके अंदर PDT के अंदर था, जो कि पैसिफिक डेलाइट टाइम है, तो उसको IST के अंदर करके कुछ ये ऐसे होता है 12:19 PM। इसका मतलब ये दोपहर है और वहाँ पे रात होगी। इस टाइम पर क्या हुआ कि जो टीम है उन्होंने जो एरर्स है उनके उस रीजन के अंदर, वो इंक्रीज्ड एरर रेट्स उन्होंने मॉनिटरिंग के अंदर नोटिस करना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद 12:56 को एक्चुअली क्या हुआ कि जो भी इशू है उसको आइडेंटिफाई किया गया, और उन्होंने पाया कि DNS रिजोल्यूशन का इशू है, और ख़ास करके DynamoDB के अंदर। DynamoDB बेसिकली डेटाबेस है, और DNS रिजोल्यूशन का इशू है। DNS क्या है अभी हम दिखेंगे इसको डीप डाइव करके, बट इस टाइम पर जो भी इशू था उसको आइडेंटिफाई किया गया, और फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, क्या कैसे करना है फिक्स वगैरह। एंड देन 2:54 को एक्चुअली क्या हुआ कि जो इशू है उसको फिक्स किया गया, एंड जो सर्विसेज है वो रिकवर होना शुरू हो गई। उसके बाद 12:15 को, है ना, ये रात हो गई यहाँ पे, ऑलमोस्ट आधी रात हो गई। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे जो सर्विसेज है वो रिकवरी जो है देखना शुरू कर दिया कस्टमर ने। एंड 3:31 AM को ये एक्चुअली जो सारी सर्विसेज है ये वापस नॉर्मल ऑपरेशंस में आ गई, सारी शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो हो गई यहाँ पर। अभी ना एक काम करते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम हुए थे ये DynamoDB के अंदर हुए थे। Amazon DynamoDB ये बेसिकली एक मैनेज्ड सर्वरलेस डेटाबेस है। AWS के अंदर अगर आप करते हो तो ये डेटाबेस आप कर सकते हो, जिसके अंदर आप की वैल्यू पेयर, ये एक NoSQL डेटाबेस है जैसे MongoDB होता है, तो की वैल्यू पेयर के अंदर जो भी डेटा है आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, मैनेज्ड है और सर्वरलेस है, इसका मतलब ये बहुत ही स्केल होता है और बहुत ही कम लेटेंसी के अंदर हमें जो डेटा है वो ला के देता है। अब प्रॉब्लम इसके साथ में हुआ था DNS रिजोल्यूशन के अंदर। तो उसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, समझ लेते हैं कि ये सर्वर है AWS कस्टमर का, मतलब आप जैसे कस्टमर होते हो, सर्वर लेते हो, EC2 मशीन हो सकती है, या फिर और कोई, मतलब AWS के बाहर भी हो सकता है कोई सर्वर। बेसिकली ये जो सर्वर है ये यहाँ से ऐसे DynamoDB से कनेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन इससे कनेक्ट करने के लिए ना इसके पास क्या है, DynamoDB का ये डोमेन है, और इस डोमेन की मदद से वो कनेक्ट करता है, क्योंकि DynamoDB जो है ये HTTP इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। तो बिहाइंड द सीन HTTP रिक्वेस्ट होती है DynamoDB के ऊपर, और उसके लिए ये डोमेन है, और इस डोमेन के ऊपर रिक्वेस्ट करनी है। बट प्रॉब्लम ये है
कि अगर दो मशीन्स अगर एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना चाहती है तो हम सिर्फ ये जो डोमेन नेम होता है इसकी मदद से हम नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें उस मशीन का जो आईपी एड्रेस है उसकी ज़रूरत होती है। सो अगर इसको आईपी एड्रेस चाहिए तो आईपी एड्रेस को गेट करने के लिए फॉर दिस डोमेन उसके लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं डीएनएस रिजोल्यूशन। तो डीएनएस रिजोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि ये जो सर्वर है ये डीएनएस सर्वर को कॉल करता है। तो हमारे केस में अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम यहाँ पर करने वाले हैं और भी डीप डाइव हम करेंगे। तो डीएनएस सर्वर फॉर एग्जांपल राउट 53 जो है AWS के ऊपर, तो ये जो सर्वर क्या करेगा यहाँ से रिक्वेस्ट करने वाला है। तो ये S3 नहीं, ये 53 राउट 53 जो है इसके पास ये वाली मैपिंग है। देखिए इस डोमेन नेम के लिए ये वाली आईपी है डायनामोडीबी की, वही तो गेट करनी है यहाँ से, इस सर्वर के पास होनी चाहिए। तो ये क्या करता है यहाँ से रिक्वेस्ट करता है डीएनएस मतलब गेट करने के लिए आईपी को। तो एक तरह से ये पूछ रहा है कि ये डोमेन जो है ना इसके लिए कौन सी आईपी है मुझे दे दो, है ना। उसके बाद ये डीएनएस सर्वर जो है ये अपने मैपिंग के अंदर देखता है और बोलता है कि हाँ ये है मेरे पास, तो ये ले लो, ये आईपी है। एंड देन ये जो कस्टमर का सर्वर है उसके पास ये आईपी आती है और फिर ये जो सर्वर है डायनामोडीबी को कॉल करता है आईपी एड्रेस की मदद से और डेटा क्वेरी कर सकता है और जो भी डेटा क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था इसके अंदर, प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये जो डीएनएस रिजोल्यूशन है फॉर डायनामोडीबी मतलब इस डोमेन के लिए जो डीएनएस रिजोल्यूशन मतलब आईपी को गेट करने का जो काम है वो फेल हो रहा था, क्योंकि ये जो सर्विस है बेसिकली डीएनएस रिजोल्यूशन की वो एक्चुअली जो भी डीएनएस क्वेरीज है उसको हैंडल नहीं कर रही थी। ये प्रॉब्लम था डीएनएस रिजोल्यूशन के अंदर। और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कस्टमर्स है AWS के वो कभी ये आईपी गेट ही नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो डायनामोडीबी से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डायनामोडीबी फेल नहीं हुआ था, डायनामोडीबी के अंदर कोई डेटा लॉस नहीं हुआ था, वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बट वहाँ तक जो सर्वर है ये पहुँच ही नहीं पाया। ये प्रॉब्लम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए डीएनएस रिजोल्यूशन चाहिए जो कि नहीं हो रहा था। ये एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था और उसकी वजह से ये जो सारी सर्विसेज है वो आउटेज जो है वो फेस कर रही थी, राइट। अभी थोड़ा सा डीएनएस जो सिस्टम है इसके अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग टेक्निकल लोग हो, तो डीएनएस क्या है ना इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं ताकि वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाए। सो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो हमें पता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम डोमेन नेम जो है ये यूआरएल के अंदर ऐसे लिखते हैं, राइट। और फिर बिहाइंड द सीन क्या होता है, डीएनएस रिजोल्यूशन का काम होता है एंड देन हमें ये आईपी मिलती है एंड देन जो हमारा ब्राउज़र है आईपी की मदद से जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट करता है और जो भी वेबसाइट एक्सेस करनी है वो कर पाता है। तो उसके लिए ये डीएनएस या फिर डोमेन नेम सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये और कुछ नहीं है, एक तरह से फ़ोन बुक जैसा आप इसको समझ सकते हो, जो नाम और नंबर इसकी मैपिंग होती है। नाम मतलब डोमेन नेम, नंबर मतलब आईपी एड्रेस, इसकी मैपिंग बस ये स्टोर करता है। अब जब भी इस टाइप की सिस्टम होती है तो थोड़ा सोचिए कि इस दुनिया के अंदर इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, तो इतने सारे रिकॉर्ड्स हमें कहीं पे तो स्टोर करने पड़ेंगे, डेटाबेस के अंदर हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे रिकॉर्ड्स किसी अगर डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करेंगे और रिक्वेस्ट इतनी आ रही है कि इतनी डिवाइसेस कितनी हैं दुनिया के अंदर, और अगर हर एक डिवाइस वो जो डीएनएस क्वेरी है वो करने की कोशिश करेगी तो थोड़ा सोचिए कि कितना बड़ा सर्वर चाहिए होगा इसको हैंडल करने के लिए। तो इसका एक बहुत ही ब्रिलियंट सॉल्यूशन जो है ये बनाया गया, जहाँ पे जो सारा ये डेटा होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर होगा और जो क्वेरी आएगी वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से हैंडल हो जाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो समझ लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंप्यूटर है और यहाँ से मैं codersgan.com जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे codersgan.com को अगर एक्सेस करना है तो ये जो साइट होगी वो किसी सर्वर के ऊपर होगी। तो समझ लेते हैं कि ये हमारे पास सर्वर है और ये इस आईपी के ऊपर होस्टेड है, यहाँ पे ये आईपी है इसकी। अब यहाँ से इस कंप्यूटर को अगर हमें
ये सर्वर के ऊपर कॉल करना है तो ये एक मशीन है, ये भी एक मशीन है, तो वो डोमेन नेम की मदद से नहीं कर सकती है। उसके लिए ये जो आईपी एड्रेस है वो इस कंप्यूटर के पास होना चाहिए। अब इस कंप्यूटर के पास तो ये होगा नहीं, राइट, हार्ड कोड तो हम करते नहीं है, तो इसको समहाउ ये जो आईपी एड्रेस है उसको गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये डीएनएस रिजोल्यूशन जो है ये प्रोसेस होती है। सो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये कंप्यूटर जो है अपनी जो लोकल कैशे होता है उसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कैशे है, उसके अंदर सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या कोई ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, क्या कोडसज्ञान.com के लिए कोई ऐसी आईपी एग्जिस्ट करती है, मैपिंग बेसिकली, राइट, फ़ोन बुक जैसा चेक होता है। सो लोकल कैशे के अंदर अगर है तो तुरंत ये रिटर्न होता है और फिर क्वेरी जो है वो हो जाएगी। अगर लोकल कैशे के अंदर नहीं है ये वाली इन्फॉर्मेशन तो क्या होता है कि यहाँ से आगे रिक्वेस्ट, एक डीएनएस क्वेरी की जाती है डीएनएस रिजॉल्वर के ऊपर। अब ये डीएनएस रिजॉल्वर जो है ना ये भी एक सर्वर कंपोनेंट है, बेसिकली सर्वर ही है, ऐसे समझ लीजिए, डीएनएस सर्वर है आपका। एंड ये जो सर्वर है ये आपका ये जो मैपिंग इसको चाहिए ना उसको रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये टिपिकली आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास ये वाला जो डीएनएस रिजॉल्वर है वो होता है। तो आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस रिजॉल्वर के पास, और डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, वो भी पहले देखेगा कि क्या उसके पास ये कोडसज्ञान.com के लिए क्या कैशे के अंदर, क्योंकि ये भी यहाँ पे कैशे मेंटेन करता है, राइट, तो वो अपने कैशे के अंदर चेक करेगा कि क्या कोई ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। अगर है तो रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो यहाँ से आगे जो डीएनएस रिजोल्यूशन का काम है वो शुरू होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कुछ रूट सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो रूट सर्वर्स है ये बेसिकली टोटल 13 रूट सर्वर्स है, ठीक है, 13 रूट सर्वर्स हमारे इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम रूट सर्वर बोलते हैं, और ये दुनिया के मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर अलग अलग जगह पर ये सर्वर्स है। सो ये 13 सर्वर्स मतलब फिजिकल 13 सर्वर्स नहीं है, फिजिकली जो है ना वो 1000 से भी ज़्यादा सर्वर्स है, बट आईपीज जो है एक्चुअली 13 है, 13 आईपीज है सर्वर की, जो कि मल्टीपल सर्वर को मैप करती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर लेट्स से कि मैं इंडिया से अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो जो भी नियरेस्ट जो रूट सर्वर होगा उसके ऊपर ये जो डीएनएस रिजॉल्वर है वो क्वेरी करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। एनीकास्ट एक कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करती है बेसिकली चूज़ करने के लिए कि कौन सा नियरेस्ट उसका सर्वर है नेटवर्क के ऊपर, तो उसकी मदद से ये होता है। तो अभी के लिए समझ लेते हैं कि ये जो डीएनएस रिजॉल्वर है ये रूट सर्वर को कॉल करेगा, एंड रूट सर्वर को एक क्वेश्चन पूछेगा। रूट सर्वर के पास वो मैपिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये समझना है। रूट सर्वर को ये पूछेगा कि क्या .com जो है ये किसके पास है, क्योंकि देखिए डोमेन नेम अलग अलग होते हैं, .com होता है, .in होता है, .dev होता है, .ru होता है, राइट। सो ये जो अलग अलग टाइप के डोमेन्स होते हैं इनको हम TLDs बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। तो ये जो डोमेन्स होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, इनको कैटेगराइज किया जाता है ताकि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से इसको स्टोर करने के लिए उसको कैटेगराइज किया जाता है। इसका मतलब .com वाले जो डोमेन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कुछ सर्वर के पास है, जो .in वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अलग सर्वर के पास है। तो कुछ इस तरह से इनको कैटेगराइज किया जाता है, इनको ही हम बोलते हैं TLD सर्वर्स। इसका मतलब .com वाले की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसके पास है, .in वाले की इसके पास, .ru वाले की इसके पास है, इस तरह से। और अब क्या होता है कि ये जो रूट सर्वर है इसको ये पता है कि ये TLD सर्वर जो है .com का वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसका एड्रेस पता है। तो ये क्या करता है, इसको DNS रिजॉल्वर को एड्रेस देता है उसका, और DNS रिजॉल्वर फिर क्या करता है उस .com के TLD सर्वर के ऊपर कॉल करेगा और उसको पूछेगा कि मुझे बताओ कि ये जो कोडसज्ञान.com है ये कहाँ मिलेगा। अब ये जो TLD सर्वर होता है ना इसके पास भी वो जो .com जो मैपिंग है बेसिकली एक्चुअल मैपिंग वो नहीं है, बट इस TLD सर्वर को पता है कि वो जो मैपिंग है वो किस ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास है। क्या मतलब है इसका मतलब और एक टाइप का सर्वर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिसको हम ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर बोलते हैं। अभी ये जो नेम सर्वर है एक्चुअली ये वो सर्वर है AWS राउट 53 हो गया या फिर क्लाउडफ्लेयर का हो गया, ये वो नेम सर्वर्स है जिसके पास एक्चुअली वो मैपिंग जो है एग्जिस्ट करती है। और ये मैपिंग जो है ना ये इसको कैसे पता
क्योंकि इसकी मैपिंग हम खुद सेट करते हैं। जब भी आप डोमेन खरीदते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डीएनएस सेटिंग के अंदर जाके आप ये जो ए रिकॉर्ड है या फिर ए रिकॉर्ड है तो उसको आप ऐड करते हो और वहाँ पे बोलते हो कि अगर कोडर्स ज्ञान के ऊपर अगर रिक्वेस्ट आती है ना तो ये मेरी मशीन है, इसके ऊपर ये उस डोमेन के लिए ये आईपी एड्रेस है। ये खुद हम सेट करते हैं और ये सेट करते हैं हम इस नेम सर्वर के अंदर। ओके, सो इसके पास ये मैपिंग है। तो ये TLD सर्वर क्या करता है, इसको इस ऑथोरिटेटिव जो नेम सर्वर है उसका एड्रेस देता है और फिर ये जो DNS रिजॉल्वर है ये इस सर्वर को कॉल करता है और ये जो मैपिंग है इसको गेट करता है। पहली चीज़ ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने पास ये कैश करके रखेगा ताकि नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी तो फिर से ये सारी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। कुछ टाइम के लिए कैश करेगा, वो कितना टाइम है वो भी हम सेट करते हैं जब भी इसको रजिस्टर करते हैं ना। TTL जो होता है टाइम टू लीव, वो भी हम खुद सेटअप करते हैं कि कितना टाइम तक ये कैश होना चाहिए। तो उतने टाइम तक ये यहाँ पे कैश कर लेता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि वापस ये जो लोकल कैशे है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यहाँ पे भी वो जो मैपिंग है वो स्टोर करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे हम चले मतलब ना चले जाए, राइट। यहाँ से ही जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिले। एंड उसके बाद क्या होता है कि हमारे इस मशीन को ये जो आईपी एड्रेस है वो मिल जाता है एंड देन हमारी मशीन जो है वो रिक्वेस्ट कर पाती है इस सर्वर के ऊपर और सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करके जो भी कोडर्स ज्ञान का वेब पेज है वो इस मशीन के ऊपर हमें दिखना शुरू होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पे देखी, ये अलग अलग टाइप के सर्वर्स, ये एक्चुअली है DNS रिजोल्यूशन। और ये सारी प्रोसेस होती है बिहाइंड द सीन होती है, हमें नहीं पता होता है। बिहाइंड द सीन हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारा उसको रिजॉल्व करने का काम करती है, तभी हम जो वेबसाइट्स है उसको उनको एक्सेस कर पाते हैं, राइट। सो AWS के ऊपर ऐसा ही कुछ हुआ था। जो सर्वर्स थे और सर्वर्स DynamoDB जो है उसको कनेक्ट करने के लिए जो डोमेन नेम होता है, तो उस डोमेन नेम को ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे DNS ये जो नेम सर्वर है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था। ये ओरिजिनल नेम सर्वर मतलब एक्चुअली जहाँ पे मैपिंग है, और उसकी वजह से जो सर्वर्स है वो DynamoDB तक पहुँच नहीं पा रहे थे और ये प्रॉब्लम था। इसकी वजह से ये सारा आउटेज जो है ये हुआ था। ओके, सो इस तरह से ये DNS रिजोल्यूशन है जो होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको रोक सकते हैं, ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है तो क्या सोल्यूशन है इसका, राइट। तो कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो kodusgyan.com है या फिर जो भी डोमेन आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हम क्या करते हैं, एक DNS रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है DNS रिक्वेस्ट करती है DNS रिजॉल्वर के ऊपर, राइट। सो ये जो DNS रिजॉल्वर है इसका एक एड्रेस होता है जो कि हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेट करते हैं कि अगर DNS रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी तो इस एड्रेस के ऊपर जो है वो कॉल करना, DNS क्वेरी करना, बेसिकली पोर्ट 53 के ऊपर होती है वो। तो प्रॉब्लम देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि मे बी हमारा जो DNS रिजॉल्वर जो है ना वही डाउन है। अगर ऐसी केस होती है तो आप क्या कर सकते हो, एक्चुअली हम मल्टीपल DNS एड्रेसेस जो है यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं फॉल बैक के लिए। अगर ये DNS रिजॉल्वर नहीं चल रहा है तो दूसरा वाला फॉल बैक जो है वो ट्राई करना। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कंप्यूटर होता है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपने मैकबुक के अंदर है ये, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये देखिए, ये जो है ना मैंने 2 DNS सर्वर्स ऐड किए हैं, गूगल का और जो क्लाउडफ्लेयर का है, दोनों के ये है। तो ये एज अ फॉल बैक काम करेगा। अगर 111 नहीं चल रहा है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो आपके सर्विस प्रोवाइडर उसका रिजॉल्वर जो है वो यूज़ होगा। अगर वो चल नहीं रहा है तो मे बी 11 ये ट्राई करेगा, वो भी नहीं चल रहा है देन 888 जो है उसको ट्राई करेगा। तो इस तरह से जो फॉल बैक एड्रेसेस है वो आप सेट कर सकते हो आपके कंप्यूटर के अंदर, और सेम चीज़ आप सर्वर के ऊपर भी कर सकते हो। अगर ये आपका कंप्यूटर नहीं है, सर्वर है, वेब सर्वर, राइट, तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, एक resolve.conf नाम की फ़ाइल होती है, उसके अंदर एक्चुअली मल्टीपल जो सर्वर्स है DNS के लिए वो आप मेंशन कर सकते हो। सो DNS रिजॉल्वर का जो है फॉल बैक हम डाल सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम अगर यहाँ पे हो जाता है,
इस केस में जहाँ पे एक्चुअली मैपिंग हमारी स्टोर्ड है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो हमें समहाउ कैशिंग से ही इसको रिट्रीव करना पड़ेगा। अगर कैशिंग के अंदर नहीं है तो एक तरीका ये भी है कि आप एक फॉल बैक जो है उसको हार्ड कोड करके आप रख सकते हो आईपी, लेकिन वो रिकमेंडेड तरीका नहीं है। अब AWS के अंदर क्या हुआ था, अभी तक इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आई है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ था। फ्यूचर में अगर इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए आपको एटलीस्ट हाई लेवल आइडिया आ चुकी होगी कि AWS के ऊपर एक्चुअली क्या हुआ था और ये DNS सिस्टम काम कैसे करती है। अभी ये DNS सिस्टम जो होती है ना, इसकी मदद से जो गवर्नमेंट्स है आपको बहुत सारी जो वेबसाइट्स है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी रीजन के अंदर वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाती है गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो कैसे होता है ना, वो अगर आपको सीखना है तो आप ये वाला वीडियो देखना जहाँ पर हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है।